स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश में आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां पर रिलायंस का प्रेजेंस ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि रिलायंस आज के डेट में चाहे ग्रोसरीज हो, टेलीकॉम हो गया, पेट्रोल, डीजल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हर जगह आपको इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। लेकिन रिलायंस यहां पर एक बड़ा कदम उठा सकता है। मुकेश अंबानी की तरफ से रिलायंस का जो जियो इन्फोकॉम है, जो टेलीकॉम वाला पूरा पार्ट है, उसका IPO लाया जा सकता है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो IPO होगा ये अभी तक का सबसे बड़ा, इट्स गोइंग टू बी मैसिव IPO। ये आप देख सकते हो यहां पर टैरिफ हाइक्स, 5G मोनेटाइजेशन मूव्स, हिंट जियोज हेडेड फॉर IPO। एंड लेट मी टेल यू, ये IPO लगभग 55,000 करोड़ का हो सकता है। और इसी के बारे में आपको डिटेल से चर्चा करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जियो ऐसा क्यों करने जा रहा है, और अभी सबसे बड़ा IPO कौन सा आया था, आगे का प्लान क्या है, काफी कुछ आप जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया GS फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, वो आप तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड ये आप देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली रिलायंस के द्वारा सबसे पहले जो टेलीकॉम में बिजनेस है, जो टैरिफ है टेलीकॉम का, उसका हाइक किया गया, उसमें बढ़ोतरी की गई, आप सबको पता है। और काफी ज्यादा इसकी चर्चा भी हो रही थी, मैंने भी कई वीडियोस भी बनाए थे कि यहां पर जो प्राइसेस बढ़े हैं इसका इंपैक्ट क्या होगा, रिलायंस ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहां पर एक तो टेलीकॉम टैरिफ हाइक किया जाना, प्लस साथ ही साथ 5G बिजनेस को मोनेटाइज कर रहा है रिलायंस। इसको देखते हुए यहां पर जो मार्केट के लीडर्स हैं उनका यह मानना है कि रिलायंस जियो बहुत जल्द भारत का सबसे बड़ा IPO ला सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के शुरुआत में यह IPO आ सकता है। देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम रिलायंस की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर एक शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो कि आप देख सकते हो ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, करीब 3,189 के आसपास जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी। तो यहां पर जब हम बात करते हैं रिलायंस की, तो इसमें इसके बहुत सारे बिजनेस यहां पर शामिल हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि रिलायंस अगर चाहे तो इनमें से कुछ बिजनेस को अलग कर सकता है, उसको लिस्ट कर सकता है मार्केट में। जैसे आपको याद होगा, रिसेंटली रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस वाला पार्ट है, रिलायंस ने क्या किया, अपने मेन बिजनेस से उसको अलग कर दिया और इसका IPO ले आए। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, रिटेल, मीडिया, एंटरटेनमेंट, तो ये सारी चीजें अभी इसके पेरेंट कंपनी में ही शामिल हैं। तो मान लीजिए कल के डेट में अगर IPO आता है, एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा IPO का मतलब होता है जब कंपनी अपना सबसे पहला जो शेयर है उसको लिस्ट करती है मार्केट में। जब आम नागरिक, हम और आप जैसे लोग डायरेक्टली शेयर मार्केट से उसको बाई कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट से, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसको हम IPO कहते हैं, जब सबसे पहली बार उसकी लिस्टिंग होती है। तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास रिलायंस का शेयर मौजूद है, तो जब इसका IPO आएगा तो उसके हिसाब से आपको यहां पर जियो का भी शेयर मिल जाएगा। मतलब जो जियो टेलीकॉम है, टेलीकम्युनिकेशन इन्फोकॉम की हम बात करें, उसका शेयर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा उस रेशियो के हिसाब से। तो यहां पर मैं बेसिकली आपसे ये कह रहा हूं कि जो एनालिस्ट हैं और जो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 1 महीने के बाद रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग होना है। और इसके ऊपर भी मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं हर साल, एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस ने क्या किया, क्या बोला, क्योंकि आप समझिए ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है और इनके द्वारा जो भी स्टेप लिया जाता है उसका बड़ा असर करता है हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो लेट्स सी यहां पर अगले 1 महीने बाद जो रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें और क्लैरिटी आएगी। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर यही कहा जा रहा है कि IPO लाने की पूरी तैयारी है। अब देखिए, यहां पर आपको समझना है कि IPO कब आता है, जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, जब पोटेंशियल लगता है कि हां आपका बिजनेस और ज्यादा आगे ग्रो करेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ था, आपको याद होगा, जियो ने, एयरटेल ने, सबने यहां पर जो प्राइसेस हैं, टैरिफ हैं टेलीकॉम के, वो यहां पर बढ़ा दिए, जिसकी वजह से अब आपको, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको 47,500 करोड़ रुपए और पे करने पड़ेंगे। और ये सारा पैसा कहां जाएगा, इन टेलीकॉम कंपनीज के पास जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है
कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अब इन कंपनीज में, क्योंकि हो सकता है कि ये टैरिफ हाइक नहीं किया जाता तो शायद जियो जो है वो उतना अट्रैक्टेबल नहीं लगता इन्वेस्टर्स के लिए, तो इन्वेस्ट लोग नहीं करना चाहते क्योंकि शायद वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हाई किया है प्राइस, इसकी वजह से ये जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे और यहाँ पर और ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले महीने की बात है जो मैं आपको बोल रहा था, जियो ने जो प्राइस हाइक किया है दैट इज अराउंड 12 to 15%, अलग अलग पैकेजेस में 12 से 25% का इंक्रीज हुआ है। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि इन्होंने प्राइस हाइक इसलिए किया क्योंकि जब 5G सर्विस लॉन्च किया गया था तब यहां पर प्राइस हाइक नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब यहां पर हाइक करना जरूरी था। इनफैक्ट मैं आज सुबह ही देख रहा था सरकार की तरफ से भी यहां पर बयान आया है और सरकार ने कहा है कि यह फ्री मार्केट इकोनॉमी है, हम इसमें दखल नहीं देंगे और यहां पर जो 5G सर्विसेज को देखते हुए जो प्राइस हाइक किया गया है मे भी वो जस्टिफाइड है, क्योंकि एक तरह से जो 5G का सर्विस लॉन्च हुआ था जैसे मैंने आपको बोला उसके उपरांत जो है यहाँ पर प्राइस हाइक नहीं हो पाया था, तो अब जाकर ये प्राइस हाइक हो रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मिनिमम चार्ज है अब आपको 5G यूज करने के लिए जियो का, उसमें आपको 46% और एक्स्ट्रा पे करना होगा। और इसकी वजह से यहां पर जो ब्रोकरेजेस फर्म हैं उनका यह मानना है कि रिलायंस जियो का रेवेन्यू और प्रॉफिट करीब करीब 18 से 26% इंक्रीज हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में। और इसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या कि जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस पर यूनिट, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, कहने का मतलब यह है कि जियो अगर आप इस्तेमाल करो तो हर एक कस्टमर से जो रिलायंस है वो कितना रुपए कमाती है, तो लगभग अभी क्या है कि जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो है करीब 181 रुपीस के आसपास, और ये बढ़कर आप समझिए 200 के करीब हो जाएगा। ठीक है, पहले 181 रुपीस था, ये 200 हो जाएगा। और जहां तक एयरटेल का सवाल है, एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 209 रुपए है और ये बढ़कर आप समझिए हो जाएगा 230 रुपए के आसपास। और वोडाफोन आइडिया, क्योंकि अभी काफी कम सब्सक्राइबर्स हैं इसके पास, तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सिर्फ 146 के आसपास ही है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिलायंस जियो का ये जो IPO है वो सबसे बड़ा क्यों हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर यह बोला जा रहा है, जो जेफरीज है, जो ब्रोकरेज फर्म है, उनका यह कहना है कि ये जो टैरिफ हाइक किया गया है इसकी वजह से रिलायंस जियो इन्फोकॉम का जो एक तरह से वैल्यूएशन हम कहते हैं ना कि इसका वैल्यू कितना है, ये कंपनी है इसकी वैल्यू कितनी है, तो इनके हिसाब से ये जो वैल्यू है वो करीब 11 लाख करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। देखो क्या होता है ना, जब मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्ट हो जाती है तब तो उसका वैल्यूएशन निकालना आसान होता है, लेकिन जब तक वो लिस्टेड नहीं है, क्योंकि अभी तक ये लिस्ट है नहीं मार्केट में, आप इसको डायरेक्टली खरीद नहीं सकते शेयर, आपको खरीदना है तो पूरा रिलायंस का शेयर लेना पड़ेगा 3000 से ऊपर के प्राइस का। तो यहां पर क्या है कि जब तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं होती तब तक उसका वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली यहां पर जब ये लिस्ट हो जाएगी तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए 11 लाख करोड़ से ज्यादा का इसका वैल्यूएशन बताया जा रहा है इस पूरे बिजनेस का। एंड इसकी वजह से ये सबसे बड़ा IPO इसलिए हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर जो सेबी का रूल है इस समय ये कहता है कि अगर आप एक बड़ी कंपनी हो तब आपको, और 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, तो यहां पर आपको 5% स्टेक मिनिमम बेचना पड़ेगा IPO के समय, और अगर आप छोटी कंपनी हो तो आपको कम से कम 10% अपना स्टेक बेचना पड़ेगा। तो आप समझिए 11 मतलब 11.1 लाख करोड़ का 5% कितना हुआ, ये हुआ करीब 55,000 करोड़ रुपए, मतलब 55,000 करोड़ रुपए का IPO आने वाला है देश के अंदर। और 55,000 सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि लास्ट जो सबसे बड़ा IPO था देश के अंदर, आपको याद होगा, वो LIC का था और इसका था करीब 21,000 करोड़ का, जब सरकार ने 3.5% स्टेक, क्योंकि पहले क्या LIC 100% किसकी कंपनी थी, ये आपका सरकारी कंपनी थी, सरकार की थी, लेकिन फिर सरकार IPO लेकर आई और 3.5% बेच दी और इसका वैल्यू था लगभग 21,000 करोड़ का। और मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर बताया जा रहा है Hyundai मोटर्स, जो भारत में Hyundai मोटर्स है, वो भी लगभग अपना 17.5% स्टेक सेल कर सकता है आगे आने वाले समय में, और इसका वैल्यू होगा करीब 25,000 करोड़ का। लेकिन ये सारे चीजों को बीट कर देगा और रिलायंस का 55,000 करोड़ का IPO अभी तक का सबसे बड़ा हो सकता है। खैर, मैं आपको बता दूं, जहां तक भारतीय एयरटेल का सवाल है, एयरटेल अगर आप देखोगे इसका वैल्यूएशन, करंट मार्केट जो प्राइस है एयरटेल का वो है 1400 रुपए, और इसके हिसाब से इनका जो टोटल वैल्यूएशन है एयरटेल का वो है 8.1 लाख करोड़। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहां पर जियो जो है वो एयरटेल को पीछे छोड़ दिया है। जियो के पास इस समय सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 5G यूजर्स हैं उसके पास सबसे ज्यादा, तो जाहिर सी बात है जियो का जो वैल्यूएशन है वो एयरटेल से तो ज्यादा ही होगा। तो एयरटेल का 8 लाख करोड़ है और जियो का लगभग 11 लाख करोड़, तो लगभग ये सटीक बैठता है। खैर, मैं आपको बता दूं
कि जब आईपीओ आएगा तो बताया ये जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था रिलायंस जियो पे, वो अपना पैसा अब निकाल लेंगे। क्योंकि यही होता है, पहले क्या होता है कि जब कंपनी लिस्ट नहीं होती है तो उसके पहले ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2020 के आसपास यहाँ पर मेटा हो गया, जो फेसबुक है, गूगल है, इन्होंने इन्वेस्ट किया था रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इस प्रेजेंट सिचुएशन में मुकेश अंबानी के पास लगभग 67% स्टेक है। मुकेश अंबानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, जो मेन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनका जियो के अंदर लगभग 67% स्टेक है। तो बाकी का 39% कहां है मैं आपको बताता हूं। 39% में से लगभग 17.7% गूगल और फेसबुक के पास है, और बाकी का यहां पर 15% ये जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया भर में, जो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनीज में, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो PIF, सिल्वर लेक, ये अलग अलग प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास 15% है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बोला जा रहा है कि जब आईपीओ आएगा जियो का, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, चाहे गूगल है, मेटा है, ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, ये अपना शेयर जो है वो बेचकर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और प्रॉफिट कमाकर निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो रिलायंस जियो के आईपीओ की चर्चा चल रही थी उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स? इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है इंडेक्स का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।